नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सी टेट और यूपी टेट दोनों के ही एग्ज़ाम और दोनों के ही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। कौन सी कला है जिससे कि छात्र में रुचि को उत्पन्न किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी है सहानुभूति, ऑप्शन सी समदृष्टि और ऑप्शन नंबर डी है प्रेरणा। तो प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से क्या होता है, बच्चे में रुचि का विकास होता है। बच्चा जो है, अगर आपने बच्चे से कोई भी प्रश्न किया और बच्चा उसका आंसर देने की कोशिश कर रहा है, भले ही वह आंसर सही ना हो, तब भी अगर आप बच्चे को शाबाशी देंगे और बच्चे को ये कहेंगे कि बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है, या फिर आगे और भी अच्छी कोशिश कर सकते हो, तो इस तरीके की बातों से क्या होता है, बच्चे जो है मोटिवेट होते हैं और सीखने के लिए उनमें रुचि का विकास होता है। और ये जो कथन है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन है मनोवैज्ञानिक थॉमसन का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा वह होगा प्रेरणा। प्रेरणा जो है उससे छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है और कथन है थॉमसन का। तो थॉमसन का कथन है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, जिससे कि ज्ञान अर्जन की गति भी जो है वह तीव्र होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार, सिगमंड फ्रॉयड से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने में या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। ऑप्शन नंबर सी है, विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सिगमंड फ्रॉयड जो थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिगमंड फ्रॉयड ऑस्ट्रेलिया के एक मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सक थे और इनको मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता भी कहा जाता है। किसको? सिगमंड फ्रॉयड को। और फ्रॉयड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत किया और उनके द्वारा मानव की स्मृति जो है मानव के व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है, यह कहना था सिगमंड फ्रॉयड का। और इन्होंने कहा कि विस्मरण जो है वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण यानी कि किसी भी चीज़ को भूल जाना और स्मरण यानी कि याद रखना। तो विस्मरण मतलब होता है कि कोई भी अगर आपके जीवन में घटनाएं, ऐसी घटना घटी है जो कि दुखद है, दुख जिससे होता है आपको, उसको भूल जाना ही विस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी उनका नाम पूछा है, कौन से व्यवहारवादी हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो व्यवहारवादी का नाम है वॉटसन। वॉटसन जो हैं वे अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव के विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। और यह उन्हीं का कथन है, वॉटसन का ही, कि आप मुझे नवजात शिशु दे दें, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वह बना सकता हूँ, यह कहना था वॉटसन का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी है शैशवावस्था और ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था और ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ावस्था। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है यह बताना है आपको। तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वह होता है बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? तो बाल्यावस्था में। और प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में बालकों में जो मानसिक विकास होता है वो भी काफ़ी तीव्र गति से होता है। और परवर्ती किशोरावस्था आते आते क्या होता है, यानी कि 19 से 20 साल की उम्र तक यह काफ़ी धीमा हो जाता है। क्या? तो मानसिक विकास। तो ऑप्शन नंबर जो राइट होगा इस प्रश्न का वह होगा बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में बुद्धि का जो विकास है वह अधिकतम होता है। कौन सी बाल्यावस्था में? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है मूल प्रवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी नैतिकता पर, ऑप्शन सी है वास्तविकता पर और ऑप्शन नंबर डी है ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश जो व्यवहार है वह आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। मूल प्रवृत्ति यानी कि जैसे रोना, हंसना, प्रेम की भावना, ये सब जो होता है वह शैशवावस्था में ही इन सब मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। तो शैशवावस्था जो है वह बालक का निर्माण काल कहा जाता है और इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। किसे? तो शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। और इस अवस्था में शिशु का व्यवहार जो है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, यानी कि बच्चा जो है अपने दुख तकलीफ और कष्ट को रोकर खुश होता है तो वह हंसकर प्रदर्शित करता है। इसी को कहते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। और यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। जो आने वाला समय होता है बच्चे का भविष्य, वह यहीं पर आधारित हो जाता है। शिशु जो शैशवावस्था होती है उसी के आधार पर। और इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार बताया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न के लिए वह राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है शिशु का अधिकांश व्यवहार। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर का जो सीखने का अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत था वह किस पर किए थे, यह प्रश्न में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कुत्ते पर, ऑप्शन नंबर बी वनमानुषों पर, ऑप्शन सी है बिल्ली पर, ऑप्शन नंबर डी है चूहों पर। तो जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो दिए थे कोहलर ने, और कोहलर का पूरा नाम है वोल्फगैंग कोहलर। ये जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वह किया था वनमानुष पर। किस पर किया था? वनमानुषों पर। और कोहलर का कहना था कि कल्पना जितनी अधिक होगी, यानी कि सोचने तर्क करने की क्षमता जो है जितनी अधिक होती है बच्चों में, सूझ की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोहलर का सिद्धांत जो था वह उन्होंने जो प्रयोग किया था वह वनमानुषों पर था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए है सृजनशीलता, ऑप्शन नंबर बी है अध्ययन, ऑप्शन सी है विश्लेषण करना और ऑप्शन नंबर डी है अच्छे अंक प्राप्त करना। तो क्या आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च हो, यह पूछा है प्रश्न में। तो सृजनशीलता जो होती है वह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं उनमें सृजनशीलता भी उच्च पाई जाए, यह ज़रूरी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बुद्धि को समझ लेते हैं। बुद्धि क्या होती है? तो किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की जो योग्यता होती है वह बुद्धि कहलाती है। ठीक, तो समस्या का संपूर्ण हल करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। और सृजनात्मकता क्या होती है, यानी कि क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी यानी कि जब नवीन उत्पादन एवं नवीन खोज, जो नई नई चीज़ें होती हैं, नई खोज जो होती है उसको करने की जो क्षमता होती है उसको सृजनशीलता कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यक नहीं है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि उच्च है उनकी सृजनशीलता भी उच्च हो। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्तंभाकृति, ऑप्शन नंबर बी है आवृत्ति बहुभुज, ऑप्शन सी है संचयी आवृत्ति और ऑप्शन नंबर डी है रेखा चित्र। तो सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको कहते हैं स्तंभाकृति। ऑप्शन नंबर जो ए है वह इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्मृति, ऑप्शन नंबर बी है सीखना, ऑप्शन सी है प्रेरणा और ऑप्शन नंबर डी है चिंतन। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको सीखना कहते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, जब बच्चे को ज्ञान नहीं होता है कि मिर्ची तीखी होती है या फिर उसका स्वाद कैसा होता है, तो बच्चा क्या है मिर्ची को खा लेता है और उसको समझ में आ जाता है खाने के बाद कि यह तीखा है, कड़वा है। वह मिर्ची को फिर उसके बाद फेंक देता है और नहीं खाता है, और जिससे कि वह सीख भी लेता है कि मिर्ची जो है वह कड़वी होती है। और इस तरीके से जो उसका सीखना होता है वह पूर्व अनुभव के द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। ठीक, ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है सीखने की विधि, ऑप्शन नंबर बी है सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन सी है सीखने में पठार और ऑप्शन नंबर डी है सीखने में रुचि। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। जैसे जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी गई बातों को दूसरे किसी भी विषय को सीखने में जो सहायक होता है तो उसको कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने पर्यावरण का अध्ययन किया है तो आपको भूगोल का अध्ययन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे आपने पर्यावरण में अगर कुछ चीज़ें सीखी हैं तो उससे उसकी सहायता से आप भूगोल को अच्छे से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। सीखने में स्थानांतरण कहलाता है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। अगला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वॉटसन, ऑप्शन नंबर बी है कोपका, ऑप्शन नंबर सी है कोहलर और ऑप्शन नंबर डी है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो SOR को प्रस्तावित किया है वुडवर्थ ने, और ऑप्शन में वुडवर्थ नहीं दिए गए हैं और इसका राइट आंसर जो होगा वह वुडवर्थ ही होगा। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ। इन्होंने SOR यानी कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, जिसका फुल फॉर्म है, इसको प्रस्तावित किया था वुडवर्थ ने। और यह जो संकल्पना है वह अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया दिए गए विकल्पों में से एक है। तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा वह होगा वुडवर्थ। तो SOR प्रस्तावित किया गया था वुडवर्थ के द्वारा। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए है उद्दीपन की तीव्रता, ऑप्शन बी है उद्दीपन की उपादेयता, ऑप्शन सी है उद्दीपन की विश्वसनीयता और ऑप्शन नंबर डी है उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यानाकर्षण में, ध्यान आकर्षित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह होती है उद्दीपन की तीव्रता की, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जो है जितनी अधिक होगी व्यक्ति जो है वह न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है। तो सिगमंड फ्रायड से संबंधित जो इनकी थियरी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसको देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सिगमंड फ्रायड से देखिए इस सीरीज़ में 2 प्रश्न दिए गए हैं और ये जो सीरीज़ है वह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो सिगमंड फ्रायड की थियरी जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए है इदम, ऑप्शन नंबर बी है अहम, ऑप्शन सी है परा अहम और ऑप्शन नंबर डी है परिस्थितियों। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की दो प्रमुख संप्रत्यय बताएं। कौन कौन से संप्रत्यय? तो एक है जिसके अंतर्गत चेतन, चेतन और अचेतन आता है और सेकंड है जिसके अंतर्गत इदम, अहम और परा अहम आता है। तो प्रश्न में पूछा है कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है। तो इसको हम समझेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो के द्वारा। तो इड क्या होता है? इड यानी कि इदम। तो इदम होता है व्यक्ति को अपने दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए जो प्रयास होता है या फिर जो इंसान अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने के लिए इच्छुक होता है वह कहलाता है इद। और सुपर ईगो होता है जो भी सामाजिक मान्यताएं हैं और जो सामाजिक परंपराएं होती हैं उनके अनुरूप कार्य करने की जो प्रेरणा होती है वह सुपर ईगो यानी कि परा अहम के अंतर्गत आती है। और अहम यानी कि ईगो क्या होता है? तो ईगो जो होता है वह दोनों में यानी कि ईड और सुपर ईगो दोनों के मध्य अंतर क्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। क्या? तो तालमेल बैठाने का कार्य करता है अहम। ठीक, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा परा अहम। परा अहम यानी कि जो सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है नामित मापनी, ऑप्शन बी है क्रमसूचक मापनी, ऑप्शन सी है अंतराल मापनी और ऑप्शन नंबर डी है अनुपात मापनी। तो मापन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एक होता है शाब्दिक या इसी को कहते हैं नामित मापनी, और सेकंड होता है क्रमिक मापनी और थर्ड होता है अंतराल मापनी और एक होता है लास्ट चौथा अनुपात मापनी। और अनुपात मापनी जो है मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।